के शो में पीसीबी में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के रुकन की ज़का अशरफ पर इल्जामात की बौछार। इंज़मामुल हक के खिलाफ इल्जामात से मुतालिक तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। पीसीबी में ज़का अशरफ का मुस्तकबिल क्या होगा, समरी निगरां वजीर आजम को भेज दी गई। डॉलर की कीमत एक बार फिर बढ़ गई। डॉलर 284 रुपए 50 पैसे का हो गया। अस्सलाम वालेकुम। बसर पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, बहुत से अहम मामलात हैं। इस प्रोग्राम के तवस्सुस से, इस प्लेटफॉर्म से हम बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की निशानदेही अपने प्रोग्राम में करते हैं। मुख्तलिफ इशूज़ जिनका यकीनी तौर पर कोई ना कोई मटीरियल या फाइनेंशियल बेनिफिट भी होता है, और उमूमी तौर पर ऐसा उस सूरत में होता है जब कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर उसमें इन्वॉल्व हो। अब यहाँ माजरा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब मैदान में उतरी खेलने वर्ल्ड कप के मैचेस, और इनिशियली तकरीबन 3 से 4 जब मैचेस शिकस्त होती रही, तो उसके बाद बहुत से पंडोरा बॉक्स खुलना शुरू हो गए। उन पंडोरा बॉक्सों में एक पंडोरा बॉक्स ये भी खुला कि जनाब जो चीफ सेलेक्टर साहब हैं, जो कि अब मुस्ताफी हो चुके हैं, सीनियर क्रिकेटर इंज़ामुल हक साहब, वो मोहम्मद रिजवान, तलहा रहमानी जो कि खिलाड़ियों के एजेंट एक कंपनी है उसको हेड करते हैं, ये तीनों एक कंपनी जिसका नाम यजू इंटरनेशनल है, उसमें तीनों जो इस पर उनकी मिल्कियत रखते हैं, और इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ऑन एयर और मुख्तलिफ हवालों से सामने आना शुरू हो गए। ये मामला बढ़ता चला गया, और यकीनी तौर पर इसके बाद इस पर तहकीकात तो होनी थी। तहकीकात के लिए फिर से एक कमेटी बैठ गई। इससे पहले भी कई सैकड़ों कमेटियां बैठ चुकी हैं, लेकिन वी हैव टू नो कि इस कमेटी हमें ये बताया, क्योंकि हमने सुना यह कि 6 नवंबर तक शायद ये अपना रिजल्ट देगी कि आया इस नेक्सस में कुछ था, इसका क्या मटीरियल बेनिफिट था, और खास तौर पर खिलाड़ियों की कारकर्दगी और खिलाड़ियों की सिलेक्शन पर इसका क्या, किस तरह ये कमेटी या ये बिजनेस था, ये असरअंदाज होता था। लेकिन मामला यहां रुका नहीं। मामला शायद यहां रुकता, लेकिन मामला यहां रुका नहीं। उसके बाद एक के बाद एक कंट्रोवर्सी। बाबर आजम के मैसेजेस सलमान नसीर साहब को वो सामने आ गए, ज़का अशरफ साहब ने जो खुद ऑन एयर कर दिए। फिर ज़का अशरफ साहब पर तनकीद शुरू हुई, और ज़का अशरफ साहब पर तनकीद अभी तक जारी है। वो सिलसिला भी वहां नहीं रुका। रिसेंटली उस्मान सलाउद्दीन के एक आर्टिकल के अंदर उन्होंने ये तक लिखा कि प्लेयर्स ये बताते हैं जी कि हाँ, इस वक्त हमें भी फील होता है कि पीसीबी ने हमें छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने एक बड़ी अहम बात जो उस कॉलम में, उनके आर्टिकल में आई, जो ESPN क्रिकेट इन्फो का कॉलम है, जिसमें उन्होंने कोट किया है जुल्फ़िकार मलिक साहब को, उनके खत को, जो कि द मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं, और उन्होंने कुछ एलिगेशंस ईमेल में लिखी हैं, और वो ईमेल उन्होंने ज़का अशरफ साहब को, मैनेजमेंट कमेटी के दीगर अरकान को, और उसके अलावा सीसी किया टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अब उसके बाद जो पेशरफ्त हुई है वो आपको बताएंगे, लेकिन इस ईमेल में कुछ इंपॉर्टेंट एक्यूजेशंस जो ज़का अशरफ साहब है उनके ऊपर लगा दी गई है। जुल्फ़िकार मलिक साहब जो इस खत में लिखते हैं, उनका अगर लुब्बे लुबाब या उनका अगर एक समराइज करके आपके सामने रखें, तो वो कहते हैं कि जो उन पर एक्यूजेशंस हैं, इल्जामात हैं ज़का अशरफ साहब पर, वो ये है कि फेलिंग इट्स लीगल प्रिस्क्राइब्ड मैंडेट which was to manage only the board's daily affairs and not make long term decisions। ये एक पहली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने जो कहा है जी, कानून की जो पीसीबी के वो कर रहे हैं ज़का अशरफ साहब। दूसरी अहम बात कही ये गई है कि इग्नोरिंग डायरेक्टिव्स फ्रॉम द आईपीसी टू होल्ड बोर्ड इलेक्शंस सो दैट द इंटरिम सेटअप फिनिशेस एंड द चेयरमैन इज अपॉइंटेड, यानी इलेक्शंस के हवाले से वो रुकावट है ज़का अशरफ साहब। फेलिंग टू प्रोवाइड हिज डिग्री सर्टिफिकेट व्हिच इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर बिकमिंग अ पीसीबी चेयरमैन। अब ये मैनेजमेंट कमेटी के रुकन ज़का अशरफ साहब के बारे में खत में लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि उनके पास जो डिग्री का प्रीरिक्विजिट है वो नहीं है, और पीसीबी के चेयरमैन के लिए ही फेल्स फॉर द क्राइटेरिया। उसके बाद बहुत अहम इल्ज़ाम है, और ये इल्ज़ाम भी तकरीबन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि हिज सन चौधरी खान मोहम्मद ही मेडल्स इनफॉर्मली इन बोर्ड मैटर्स, यानी उनके जो बेटे हैं वो बोर्ड के मामलात में दखल अंदाजी करते हैं। ये मैनेजमेंट कमेटी के रुकन जो है पीसीबी के इस खत में लिख रहे हैं। फिर लिखते हैं कि मिसयूजिंग द ऑफिस ऑफ द पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर टू कैरी आउट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ऑफ ओपोनेंट्स एंड रनिंग रिग्ड इलेक्शंस इन द रीजन। अब ये यकीनी तौर पर हम चाहेंगे कि ज़का अशरफ साहब और ये पीसीबी से प्लेटफॉर्म अपना मौक़िफ़ दिस इज अवेलेबल के अपना जवाब दें, लेकिन ये मामलात इतने संगीन हो चुके हैं और इतने ज़ेर बहस आ चुके हैं, और इसमें कोई रुकावट, कुछ रुकने का सिलसिला थमने का नहीं आता। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अफवाहें और खबरें यह आना शुरू हो गई कि शायद आफरीदी साहब की मुलाकात हुई पीएम साहब से, और उसके बाद शायद आफरीदी साहब का नाम ज़ेर गर्दिश करने लगा कि क्योंकि 4 या 5 नवंबर जब भी इनका टेन्योर पूरा होता है अशरफ साहब का, ज़का अशरफ साहब का, तो फिर शायद आफरीदी शायद मामलात वहां से संभाल लें। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है,
क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है? क्योंकि ड्यूरिंग अ वर्ल्ड कप ये सब कुछ जिस तरह चल रहा है, क्या ऐसे पहले कभी ये हुआ है? इंजामुल हक साहब के ही मामले से अगर शुरू करें, जो स्कैंडल सामने आया, रिजवान, इंजमाम और दीगर जो उसमें नाम है तला रहमानी, क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसकी सिवियरिटी कितनी है? इसका इम्पैक्ट कितना है? सारे अहम सवाल हैं जो हमारे सहनों में हैं, हम बेनकाब करना चाहते हैं, आपके लिए बेनकाब करना चाहते हैं। एहसान कुरैशी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कमेंटेटर, 7 वर्ल्ड कप्स 87 से ही इज कवरिंग, बड़ी गहरी नजर रखते हैं। साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में खालिद महमूद साहब, साबिक चेयरमैन पीसीबी, इज आल्सो विद अस। एहसान कुरैशी साहब, ये मामला तो बड़ा संगीन है। मैं इंजमाम से, मैंने आपका सुना भी, आपने जो कमेंट्स किए थे इंजमाम वाले मामले पर, उसी से स्टार्ट करना चाहूंगा। आपने कभी सुना पहले, और ये सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन पर मुंतखब होते कैसे हैं? क्या जांच पड़ताल प्रोसेस ये कुछ नहीं होता? पीसीबी फॉर्म कोई कुछ तो होता होगा ना सेलेक्ट करने का, कुछ किसी को? देखिए सफान खान, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो सारा कुछ हुआ है, अगर पाकिस्तान की टीम ये मैच ना हारती ना जी, तो ये सारा पेंडोरा बॉक्स ना खुलता। ये इंटरलिंक्ड है चीजें। जब टीम हारती है ना, फिर एक जो तूफान आता है, और ये नया तूफान नहीं है। 99 का वर्ल्ड कप हो, 2003 का वर्ल्ड कप हो, 2007 का वर्ल्ड कप हो, ये क़यामतें आती रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, जो खुल के अब आई हैं, क्योंकि उस ज़माने में मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं होता था। 2003 हो, 2007 हो, 99 हो। अभी खालिद महमूद साहब आपके साथ आएंगे, उनको पता है 99 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ था। वो चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होती रही हैं। ये गंद जो हैं होते रहे, लेकिन बाज़ औक़ात आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका ये गंद छुप जाता है। क्योंकि इस वक्त जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, ये गोल्ड माइन है। नौकरियों के हिसाब से हर आदमी इसकी नौकरी ढूंढ रहा है। और जाहिर बात है, इंजमामुल हक जो पाकिस्तान के बहुत बड़े कप्तान भी रहे हैं, लेकिन उनका माजी जो है ना, हमेशा से दागदार रहा है। लोग बोलते नहीं है, लेकिन उनका रहा है दागदार। क्रिकेट बोर्ड में जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में उनसे कहा गया था कि इनको कोई ओहदा नहीं दिया, और ऐसे कई नाम थे जिनको ओहदा नहीं देना था। लेकिन इसके बावजूद ताल्लुकात की बुनियाद पर वीक हमारे जो चेयरमैन आते रहे, जो हल्के चेयरमैन आते रहे, आपको चेयरमैन नहीं मिल रहा, आपको चीफ सेलेक्टर नहीं मिल रहा, तो जो हमारे ज़का अशरफ साहब थे, इनको भी चीफ सेलेक्टर नहीं मिल रहा था। तो इनडायरेक्ट वे में ये एक तरह से झांसे में आ गए और फंस गए कि ये तो बहुत बड़ा कप्तान है पाकिस्तान का। साहब, ये मुझे बताते जाएं साथ साथ, क्योंकि आपने कहा माजी में इससे पहले भी ऐसे वाक़यात। अच्छा, इंजमामुल हक साहब T10 लीग भी, जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता था, जब चीफ सेलेक्टर थे इंजमामुल हक साहब, जब आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें सरफराज अहमद 2019 का वर्ल्ड कप था, एक T10 लीग भी इनके भाई के नाम पर थी, जिसके बाद उस वक्त भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामला उठाए गए थे। मैं आपको याद दिलाऊं, 2019 का वर्ल्ड कप जो हुआ था, ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता। उसमें भी वो चीफ सेलेक्टर थे। उसमें भी पाकिस्तान टीम पे एक अजाब आया था कि पाकिस्तान टीम, वो क्योंकि जबरदस्ती चले गए थे, वो बैटिंग कोच बन गए थे, इनकी बनती नहीं है मिकी आर्थर से। लेकिन मिकी आर्थर को तो अपना इंटरेस्ट पैसे का है ना, कि मुझे पैसा मिलना चाहिए, तो वो ये वहां पहुंच जाते थे, ज्यादा मुल्लाओं में मुर्गी हराम। तो ये जब तक वहां रहे तो पाकिस्तान 3 में से 2 मैच हार गया था। तो उसके बाद जैसे ये वहां से वतन आए थे, तो पाकिस्तान की कुछ उम्मीदें पैदा हुई। लेकिन ये कहानी कोई नई नहीं है। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम हारी है बुरी तरह, और पाकिस्तान कौम को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, तो ये सारी चीजें सामने आ गई। और इसमें गलती जो है ना, वो टोटल जो है ज़का अशरफ पे सारी चीजें आ रही हैं। और जैसे कि आपने अपने एंट्रो में बयान किया, ये चीजें अब खुल के सामने आ गई हैं। जब क्रिकेट जैसी वेबसाइट पर ये सारी चीजें आ रही हैं, और असल बात है कि 75 आदमी, डॉन की भी रिपोर्ट है और मेरी भी मालूमात है कि 75 आदमी जब से वो आए हैं उसमें भर्ती हो चुके हैं। मीडिया डिपार्टमेंट में 2 बंदों को अभी रखा गया है, जो समीउल हसन जो आईसीसी में काम करते थे, वो एक कॉम्पिटेंट आदमी थे। लेकिन उसके बाद एक उमर फारूक को रखा गया, वो नाकाम हुए। तो उसके बाद आलिया रशीद, जिनका एक चैनल से भी ताल्लुक है, उनको रखा गया। लेकिन डैमेज कंट्रोल इनसे हुआ नहीं, क्योंकि ये जब तक टीम हारती रही तो उसके बाद ये सारा डैमेज कंट्रोल। लेकिन ये फरमाते जाएं, क्योंकि सर ये आपने जिस तरह कहा कि ऐसा होता रहा है, तो लेट्स बी द डेविल्स एडवोकेट भी। थोड़ा सा दूसरी साइड से भी मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर नोमान नियाज साहब का मैंने एक ट्वीट पढ़ा, और मैं इस पर स्टडी इंजामुल हक साहब के मामले पर देख रहा था। तो उन्होंने जो इसकी तौजी बयान किया, इन्होंने जिस तरह बयान किया, उन्होंने कहा न्यूज़ अबाउट इंजामुल हक एंड मोहम्मद रिजवान बीइंग पार्टनर्स इन अ कंपनी विद देयर एजेंट इज सर्कुलेटिंग ऑल अराउंड। उन्होंने कहा कि लेट्स बैक एन आर्गुमेंट विद एविडेंस टू सी द ग्लास हाफ फुल। कह रहे हैं जो लोग ये देख रहे हैं, दे आर सीइंग द ग्लास हाफ फुल। उन्होंने मिसालें दी हैं, लीब्रॉन जेम्स एंड हिज लॉन्ग टाइम फ्रेंड मैनेजर मेवरिक कार्टर, टॉम ब्रेडी एंड एलेक्स ग्यूरो, वीनस एंड सेरेना विलियम्स, डेविड बैकम एंड साइमन फुलर। उन्होंने मैजिक जॉनसन, लॉन रोजन, रसल विल्सन एंड मार्क रोजर्स के उन्होंने वेस्ट टू ईस्ट एम्पायर बनाया। डेरेक एंड जेटर, केजे क्लोज, उन्होंने कुछ कंपनी बनाई प्लेयर्स ट्रिब्यून के नाम से।
तो उन्होंने को 15-20 लोगों की मिसालें दी हुई हैं कि जो कोलैबोरेट करते हैं वेरियस बिजनेस प्रोजेक्ट्स के साथ, और उन्होंने जैसे कंपनियों के नाम भी बताए, मैजिक जॉनसन एंटरप्राइजेस, साइमन फुलर और डेविड बैकहम ने बनाई है ऑन वेरियस बिजनेस एंड ब्रांड अपॉर्चुनिटीज। तो कहते हैं कि प्लेयर्स और उनके जो मैनेजर्स हैं या कमेटी के लोग हैं वो मिलकर कारोबार करते रहे, आलमी सतह पे ग्लोबल प्रैक्टिसेस है, उन्होंने बहुत सी मिसालें दी हैं। तो क्या ये कानूनी तौर पे गलत है, इखलाकी तौर पे गलत है जो इमाम साहब ने किया है, रिजवान ने किया है, ये सही? बिल्कुल, ये तो खैर डॉक्टर नोमान ने आज तो बिल्कुल वो तूफान खड़ा कर देते हैं ना ये चीजें देना। लेकिन बात ये है कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट के आप चीफ सेलेक्टर भी हैं, आप कंपनी के भी हैं, आप क्रिकेट बोर्ड में एक बड़ा ऐसा ओहदा रखा हुआ है, फिर आपने चेयरमैन पे ऊपर अपनी धौंस और धांधली रखी हुई है। तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट जितनी डैमेज हुई है, टीम सिलेक्शन में गंद हुआ, पाकिस्तान के लोग चीखते रहे कि इन खिलाड़ियों को होना चाहिए, इन खिलाड़ियों को होना चाहिए, लेकिन सारी चीजें हो नहीं सकी। तो ये सारी चीजें जो है इसने पाकिस्तान के क्रिकेट को कितना डैमेज किया, मैं तो आपको रिपीटेडली कह रहा हूं, ये दब जाती। ये तो कुदरत ने ऐसा निजाम पैदा किया कि ये सारी चीजें खुल गई और हर आदमी अब खुल के बात कर रहा है। ये अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कनेक्शन हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्योंकि अब ये मामला ब्रेकअप हो चुका है, खुल चुका है, इस पे हर आदमी बमांगे दहल बात कर रहा है कि बहुत ज्यादा गंद है। और क्रिकेट बोर्ड, मैंने जो आपको कहा कि क्रिकेट बोर्ड तो गोल्ड माइन है, हर आदमी नौकरी चाहता है, हर आदमी उसमें घुसना चाहता है। फिर उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो कितना गलत कॉन्ट्रैक्ट था कि जनाब अगर आप उनको निकालेंगे तो 1.5 करोड़ देंगे। तो ये सिर्फ जो है ना पैसे के मर्सनरीज हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो जाए, पाकिस्तान क्रिकेट लेट जाए। तो ये चीजें देखिए, आपका इंटरेस्ट जो होता है ना, ये चीजें आपने जैसे बताई नुमान नियाज़ साहब की, भाई उसमें अगर क्रिकेट में आपके मुल्क का नुकसान हो जाता है, सब जिलाली परचम का नुकसान हो जाता है, पूरी कौम परेशान होती है। कितना इंटरलिंक्ड है पाकिस्तान क्रिकेट से। लोग भूल जाते हैं कि तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, पॉलिटिक्स में गंद है, लेकिन क्रिकेट से वो उनकी मोहब्बत है, वो सारे इस पर तवज्जो देते हैं। अब उनको क्या ये सारे मामला पता चले हैं, टीम जो है वो पूरा कंट्रोल उसका इंतजाम का टीम पे आ जाता है। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, लोग तो बड़ी अपनी तुरमखानी चलाते हैं। अभी मेरा पड़ोसी जो है हज पे गया था, 6 आदमियों को इंजमामुल हक जो है वो लेके गए हुए थे हज पे, पूरा उनका कंट्रोल कर रहा था, उसी कमरे में बैठे। रिजवान था उसमें, फखर था उसमें, बाबर था उसमें, इफ्तिखार था, कुछ नाम में शायद भूल रहा हूं। तो ये चीजें आपको क्या मैसेज देती हैं, ये तो आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा कि वो हज पे भी लेके जाते हैं इनको। तो ये क्या चीजें हैं कि पूरे प्लेयरों पे आपका कंट्रोल है, आप उनसे अच्छे बुरे काम भी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन असल बात वही है कि जो सदमा हमें वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस से पहुंचा है, वो सदमा जो है कौम के अब दिलो जान पे है, और उसके जो अब चीजें निकल के आ रही हैं। आप ये कहते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, मतलब जो बड़ी सीरियस तहकीकात होनी चाहिए। तो सभी कह रहे हैं होनी चाहिए, लेकिन एक कमेटी बनाई गई है, जिसका मैंने कहा 6 नवंबर को वो कमेटी रिपोर्ट देगी। इसको मैं आपको थोड़ा कहूंगा, ये कमेटी तो बोर्ड ने खुद ही बना दी है। तो ISI के लोग होने चाहिए, IB के लोग होने चाहिए, जो बिल्कुल एक न्यूट्रल हो। ये तो क्रिकेट बोर्ड के लोगों ने कमेटी बना दी, जिस पर सवाल उठ सकते हैं। ये तो ज़का अशरफ के अंडर में जो कमेटी है, ऐसे लोग न्यूट्रल होने चाहिए, जैसे जिन्होंने क्रिकेट में काम किया, जो एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं उनको होना चाहिए। ये जो आपने 3-4 नाम बताए हैं, 5 नाम बताए, ये लोग तो पार्ट ऑफ द क्रिकेट बोर्ड है। जिस तरह इस्तीफा हुआ इंजमाम साहब का, जो ये याजू इंटरनेशनल के डॉक्यूमेंट सामने आए, इट इज रजिस्टर्ड इन यूके। ये तो ये कि यूके में ट्रांसपेरेंसी है, वहां के ममालिक में सब चीजें सामने आ जाती हैं कि मिल्कियत किसकी है, डायरेक्टर कौन है। और 3 एक्टिव पर्संस, मिस्टर सैयद इंजमामुल हक, मिस्टर मोहम्मद रिजवान, मिस्टर तलहा रहमानी, इनके भाई भी हैं, एक में सेक्रेटरी इंतसारुल हक जो उनके भाई हैं। अच्छा, तो ये जो इसमें जो ये कंपनी बनी और बाकायदा ये जो काम हो रहा है, आपको पूरा यकीन है कि ये सिलेक्शन में असरअंदाज हो रही होगी? यानी आप कह रहे हैं एविडेंस है सब कुछ पूरा, क्योंकि इंजाम ने तो फौरन इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कहा जी तहकीकात कर ले, मैं अपना जी एविडेंस की तो उसमें जरूरत ही नहीं है। ये तो अगर आप कॉमन सेंस रखते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सारे प्लेयर जो हैं 8 और 8 16 प्लेयर आपके कंट्रोल में हैं, तो आप उनको एक पैसे की आड़ में आपने उनके लिए फाइट भी की, आपने उनकी तनख्वाहें भी बढ़वा दी, आपने उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी जनाब 3-3 साल के लिए कर लिए, वो बिल्कुल गैर कानूनी थे। लेकिन क्योंकि ज़का अशरफ को इन चीज़ों की मालूमात नहीं थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जानते, उनको पता नहीं है, उन्होंने अच्छा पैसे को लुटाया जा रहा है। यानी क्रिकेट बोर्ड का पैसा है, ये कोई किसी की जाती जागीर तो नहीं है ना। ये सारे एलिमेंट अभी तो जब इसकी तहकीकात होगी तो आपको कई चीजें सामने आएंगी। लेकिन मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि ये तहकीकात कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगी। अच्छा। फिर ये अंडर द कारपेट चली जाएंगी, कुछ दिनों के बाद ये वर्ल्ड कप खत्म होगा, ये फाइल दबा के ये वो देखे ना। हमारे मुल्क में हर लेवल पर कमेटियां बनती रही हैं, चाहे वो 1971 का सानिया हो या क्रिकेट बोर्ड के साने हो, 99 का वर्ल्ड कप हो। ये बताया सर कि ये जो इसके बाद ज़का अशरफ साहब का जो कंडक्ट है, जब उन्होंने जिस तरह बाबर आजम के मैसेजेस सलमान नसीर साहब को, उसके बारे में आज ये खबर ही आई हुई है कि सलमान नसीर और बाबर आजम जो है उनको भी थोड़ा बुरा लगा, और बुरा लगना भी चाहिए, उनके मैसेजेस इस तरह ऑन एयर आ गए।
और फिर उसके बाद ज़का अशरफ साहब के मामला जो मैंने देखा है, जुल्फ़िकार मलिक साहब का एक खत है, जो खत वो प्राइम मिनिस्टर को सीसी कर रहे हैं, उस खत में जो वो इल्जाम लगा रहे हैं कि ज़का अशरफ के अपने बेटे जो है चौधरी खान वो मेडल कर रहे हैं इन द पीसीबी अफेयर्स, वो कह रहे हैं कि उनके पास डिग्री नहीं है, उन्होंने अरे सर्टिफिकेट नहीं भाई सर, अब आप कह रहे हैं कि उसके दखलंदाजी कर रहे हैं। ही इज द मैन, अच्छा, ही इज द फ्रंट मैन, ही इज रनिंग द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ज़का अशरफ को तो आप देखें कि वो जो उनकी मूवमेंट है उससे आपको अंदाजा हो सकता है, वो तो सिर्फ जैसे फ्रंट पे नजर आ रहे हैं, चेयरमैन है, लेकिन कहते हैं कि सारे अफेयर, सारे अपॉइंटमेंट, लोगों के प्रमोशन, उसमें भर्तियां की जा रही हैं, वो सारे उसमें वो इन्वॉल्व हैं। अब वो वही बात है कि जब तहकीकात होंगी, 75 आदमी डॉन में भी छपी है और खुद मेरी भी तहकीकात है, 75 आदमी अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गुज़िश्ता 3 महीनों में जब से वो आए हैं भर्ती हो चुके हैं। लेकिन इसमें और भी इल्जाम आते हैं। इसमें इल्जाम ये भी है कि उनका जो प्रिस्क्राइब्ड मैंडेट है वो सिर्फ डेली अफेयर्स देखना था, लेकिन वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस ले रहे हैं। फिर वो जो आईपीसी ने उनको डायरेक्शंस दिए थे इलेक्शंस कराने के, इंटरिम सेटअप जैसी खत्म हो और चेयरमैन जब तक अपॉइंट हो वो इलेक्शंस नहीं कर रहे, अपना डिग्री सर्टिफिकेट जमा नहीं करा रहे। ये इस खत में लिखा हुआ है जो जुल्फ़िकार मलिक साहब ने दिया है। ये माजरा क्या है कि डिग्री उनकी उस पर कोई शुबा है, क्या मामला है? ये मुझे भी बड़ी हैरत हुई थी जब मैंने सुना कि उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। तो ये बहरहाल ये तो देखें, ये सारी चीज़ें सामने आ जाते हैं। मैं तो उनकी डिग्री नहीं देखी, ना मुझे मालूमात थी, लेकिन ये ब्रेक तो हुई चीज़। लेकिन ये जो आपको मैं जुल्फ़िकार मलिक के बारे में बताता चलूँ, ये सियालकोट क्रिकेट एसोसिएशन के सदर रहे हैं, और जो मलिक स्पोर्ट्स है क्रिकेट बैट की कंपनी बनाई, ये बहुत बड़े पाकिस्तान के प्रमोटर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये रिपीटेडली रहे हैं। ये इससे पहले जो नजम सेठी साहब आए थे उनके साथ भी ये उस कमेटी में मौजूद थे। लेकिन जब इख्तलाफात होते हैं, चीज़ें होती हैं, जब नजर आती है, अब ठीक है उन्होंने आवाज़ उठाई, ये एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने आवाज़ उठाई, क्योंकि बहुत से लोग तो आवाज़ें नहीं उठाते ना जब उनका। अच्छा, ये जो क्रिकेट बोर्ड है इसके अंदर कई लोग ऐसे, ज़ाहिरी बात है, उसमें नजम सेठी के लोग भी हैं, इसमें रमीज़ राजा के लोग भी हैं। तो ये सारे लोग जो होते हैं, इनकी हमदर्दियाँ उसी हिसाब से बदलती रहती हैं। जैसे ही ज़का अशरफ आए जनाब, उनका जो इस्तकबाल होगा, तो वो ज़ाहिरी बात है उनको पता होता है कि ही इज़ द बॉस, इनके चमचागिरी करना है, इनको लेके चलना है, इनको फिर जैसे भी गाइड करना है। उसके बाद उनका जब बेटा एंटर हो गया तो ज़ाहिरी बात है फिर सारे डिसीजन वो जो सलमान नसीर या दूसरे या उस्मान वाला जो इंटरनेशनल किया, दीगर बहुत बड़ा स्टाफ है जनाब इसमें। आप ये समझ रहे हैं कि जब हम जर्नलिज्म में आए तो 10-12 लोग होते थे, इस वक्त 1200 से 1500 क्रिकेट बोर्ड में लोग काम कर रहे हैं, और करोड़ों, बल्कि करोड़ों में कहता हूँ, पता नहीं कितने मिलियंस जो हैं वो तनख्वाहें बढ़ती हैं। और जो तनख्वाहें हैं उसका स्ट्रक्चर सुनेंगे ना तो आपका दिमाग माउफ हो जाएगा कि मिलियंस के लोग, तो इसमें मेरा ख्याल है कोई 40-50 लोग तो मिलियंस के हैं, और अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और इतनी भर्तियां करने की जरूरत क्या है? इतनी भर्तियां सियासी, देखिए बात यह है कि इसमें सियासत दाखिल हो गई है। जब पॉलिटिकली आपका अपॉइंटमेंट होता है और ऐसे लोगों का अपॉइंटमेंट होता है जिसको क्रिकेट ना पता हो, अब वो कहते हैं जी 11-12 में 13 में जब मैं आया तो पाकिस्तान, ये सारा ताल्लुक जीत से होता है। जब टीम की नाकामियां होती है ना, सब कुछ फिर खुल के आ जाता है, और जब आप जीतते हैं तो सारा कुछ अंडर द कारपेट चला जाता है। और बहुत बार गया है, 99 का वर्ल्ड कप हमारे सामने है, 2003 का वर्ल्ड कप हमारे सामने है, 2007 का वर्ल्ड कप सामने है। 2007 के वर्ल्ड कप में हम गए थे 1 महीने का इंतजाम करके, 4 दिन में पाकिस्तान का वर्ल्ड कप खत्म हो गया था। 4 साल की तैयारी। इंजमामुल हक पाकिस्तान के कैप्टन थे। पहला मैच पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हारा और आयरलैंड से हारा, बाब वुल्मर की डेथ हो गई और एक कयामत आ गई, पूरी दुनिया को पता है। और हम उसमें एज ए कैरेक्टर शामिल थे, हम पे भी इल्जाम हो गया कि जनाब हमने वो बाब वुल्मर का कदर किया क्योंकि हम फुटेज में मौजूद थे। तो ये बड़ी इसकी तारीखें हैं, बड़ी इसकी चीजें हैं। अगर आप, मेरा ख्याल है कि 10 घंटे का भी प्रोग्राम किया तो उस पर डिस्कशन हो सकती है। लेकिन अभी तो सवाल यही है कि हमारी जो कारकर्दगी है वो गिरती जा रही है। अगर हम परफॉर्म करके, अगर इस वक्त कुदरत साथ दे दे और दुआएं मांग रहे हैं कि वो हार जाए, वो जीत जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फला अच्छा खेल दे, फला दिन बारिश हो जाए, तो इस तरह अगर हम पहुंच भी जाते हैं तो आप ये चीजें छुप जानी है। अगर मतलब ऊपर अगर जीत जाते हैं तो छुप जानी है, और अगर हार के आने तो भी कुछ होना क्या है, कैप्टन चेंज हो जाएगा, ज्यादा आगे ऊपर 1-2 चीजें क्योंकि हम क्या इसके रूट तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है रूट पे कभी भी नहीं पहुंचेंगे। यानी खुलेआम चल रहा है ना कि 2099 के वर्ल्ड कप के बाद जो जस्टिस कयूम की रिपोर्ट बनी थी वो बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कई लोगों को कहा था कि इनको आप क्रिकेट बोर्ड में कभी भी नहीं रख सकते। वो कई लोग उसमें आते रहे, सिवाय सलीम मलिक के। सलीम मलिक पे लाइव बैन लगा दिया गया था। तो ये बड़ा अजीब। अभी जो इस कमेटी ने बैठे हैं तो इन्होंने सबके जो एजेंट्स हैं, एजेंट जो पीसीबी करती है प्रोसीजर, उसके उनके नाम मांगे हैं अभी तक जो काम हुआ है सामने। तो ये एजेंट का सिलसिला जो प्लेयर्स का है, एजेंट्स और प्लेयर का, ये क्या होता है, ये कैसे काम होता है, कैसे ऑपरेट होता है, और इसका कितना ताल्लुक है ये जो बिजनेस सेलेक्टर वाला जो मामला सामने इंजामुल हक साहब का आया, ऑपरेट कैसे करता है ये एजेंट वाला सिस्टम? और ऐसा हो सकता है कि एक ही एजेंट के पास 8-8 प्लेयर हो जाएं और फिर वो 8 खेले भी और इस पर कोई नजर ही ना रख रहा हो? ये ऐसा कैसे हो रहा था? देखिए, ये सारा इसीलिए हुआ है। अच्छा, इसलिए नजर नहीं रख रहा था
कि जब तक टीम नहीं हारी तो नजर नहीं गई ना किसी की, टीम जीतती रहती है, सारी चीजें छूटती रहती हैं। इस पे जो बैठे हुए हैं ना, वो नौकरियां कर रहे हैं, उन्होंने कभी इस पे तवज्जो नहीं दी, ना कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ है वहां। ये सारे सिफारिशों से आते हैं ज्यादातर लोग। आप यकीन करें, मैं अभी भी कह रहा हूं, क्रिकेट को कवर करते हुए जमाने गुजर गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमने बहुत लोग देखे, लेकिन कुछ ऐसे लोग, चंद एक ऐसे आए जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड को अच्छे तरीके से जलाए। लेकिन अब तो ये आपको पता ना कि एक ऐसा बड़ा बैलून बन चुका है और ये बैलून फट चुका है। अब ये इसकी वजह यही है, देखिए ना, आप उम्मीद लगा के, ये उम्मीद भी लोग चैनलों पे पैदा कर रहे हैं। आज अगर अफगानिस्तान की टीम जीत जाती है तो वो हमसे आगे निकल जाएगी, तो हम कल बारिश होगी, तो ये उम्मीदें भी हम पैदा करते हैं। पाकिस्तान की ऐसी उम्मीद है जैसे एक जर्रा और एक सूरज, इतना पाकिस्तान का चांस है। जीतना भी है, दूसरी टीमें हारना भी है। वो तो कुदरत ने हमारे साथ एक बड़ी मेहरबानी की थी पिछले T20 वर्ल्ड कप में 2022 में। ऑस्ट्रेलिया के नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया था। तो एक समझ लेंगे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पाकिस्तान टीम पहुंच गई थी। लेकिन वही मौजज़ा, अच्छा इसका मौजज़े से क्या ताल्लुक है? ये कोई, तो हम कोई जंग के लिए जा रहे हैं, गजा में जा रहे हैं? भाई ये क्रिकेट है, एक हार जीत होती है। लेकिन इसमें जो अवामिल थे, जो इसमें गंद था, वो लोगों के सामने आ गया। कितना बड़ा गंद है, कितना लोग इसको यूज करते हैं। ये सारा जो है ना पैसे का खेल है। पैसे की वजह से ये कंपनियां जो बनती है, क्यों पैसा कमाने के लिए आती है ना, उसमें फिर हैंकी पैंकी हो जाती है। और जब हैंकी पैंकी हो जाती है तो लोगों के पास जवाब नहीं होते। पूरी कौम को पता चल गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। ये भी समझ में नहीं आता कि सालों से वही नाम है, जैसे इंजमामुल हक हैं चीफ सेलेक्टर है, वही चीफ सेलेक्टर चलते रहते हैं। वसीम बारी एक थे, हर दौर में देखते थे, कुछ माह बाद वो आ जाते थे। हारून रशीद, 4-5 नाम ही क्यों घूमते रहते हैं? क्या और क्रिकेटर्स नहीं है, कॉम्पिटेंट लोग नहीं है, या ईमानदार लोग नहीं है? वजह क्या होती है? मैं आपको दरअसल इसमें, आपने वसीम बारी का नाम लिया है ना, वसीम बारी वाज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट। वो तो बहुत ऑनेस्ट, लेकिन क्योंकि वो तो इतने बड़े क्रिकेटर थे, उनको तो रखा। लेकिन इनके ट्रैक रिकॉर्ड जो आपने नाम लिए है ना, बहुत से लोग आना नहीं चाहते। अब आपको पता है ना, इस वक्त ये क्रिकेट इंडस्ट्री है। आप यहां से निकलेंगे, आपको चीफ सेलेक्टर नहीं होंगे तो आपको किसी टेलीविजन चैनल पे आपको 25-30 लाख रुपए मिल जाएंगे या करोड़ रुपए मिल जाएगा। यहां आप किसी कोच बन जाएंगे, किसी टीम के किसी फ्रेंचाइज में चले जाएंगे। तो क्रिकेटर्स के लिए तो समझ लें कि इस वक्त ये गोल्ड माइन है हर तरफ। पहले ऐसा नहीं होता था। माजी के क्रिकेटर तो लाखों रुपए में खेलते थे, वतन के लिए खेलते थे। लेकिन अब पैसे की जो तगदो है, जिससे पूरा मुआशरा मुतासिर हो रहा है। आप भी हो रहे हैं, मैं भी हो रहा हूं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे जिंदगी गुजारने कि अरबों रुपए उनके लिए मामूली बात है। जैसे ये सारा फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है, इसमें लोग अरबपति हो गए, खिलाड़ी अरबपति हो गए, इतने बड़े बड़े। लेकिन वही पता है कि अरबपति होने के साथ वतन परस्ती में कमी आ गई। मैं आपको बड़ा स्टेट बताऊंगा। इससे पहले जो माजी खिलाड़ी होते थे, वतन के लिए खेलते थे। जो नाम घूमते रहते हैं 3-4 के, फिर हम घूम के उधर ही आ जाते हैं। मिकी आर्थर हैं जैसे मिसाल के तौर पे कोच हैं, वो अच्छा, उनका जो रिकॉर्ड रहा है सिंस फ्यू इयर्स, वो जो है कि वो उन्होंने कोई अच्छी परफॉर्मेंस न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसी और के साथ भी नहीं दी। दोस्ती थी नजम सेठी से उनकी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी उनके अंडर में हमने जीती थी। तो वो एक बन जाता है ना। 92 की जो वर्ल्ड कप, उसको भी आपने भुगत लिया ना। 92 के वर्ल्ड कप के ये सारे किरदार हैं। बहुत से किरदार ऐसे हैं कि बड़ा ड्यूबियस कैरेक्टर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। लोग भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं तो जब आप भूल जाते हैं तो बड़े बड़े हमारे पे पहाड़ टूट पड़े। लेकिन ये पहाड़ भी जब आपकी टीम वापस आएगी, नहीं पहुंच पाएगी, तो कुछ दिनों के बाद नई सीरीज शुरू होगी, सब भूल भाल जाएंगे। अब मैं आपको जो आज बता रहा हूं कि चंद महीने के बाद ये किस्सा पारीना हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। आप खुद सोचेंगे, अगर आप रिसर्च करने जाएंगे ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कुछ भी नहीं हुआ, कि इतना बड़ा वाकया हो गया, टीम का बेड़ा गर्क हो गया, टीम हार गई। अच्छा चलो, अगर इस टाइम टीम के साथ जो हो गया, ये पाकिस्तान की फ्रंट रैंक टीम थी, सेमीफाइनल के लिए इसका पक्का नाम आ रहा था। एशिया कप में हमारे साथ जो हुआ सलूक, पूरी दुनिया को पता है कि हमारा ये हाल था जो हमारा हाल हुआ। उसके बाद जनाब वर्ल्ड कप में ये हुआ। अच्छा वो क्या हो रहा है, अब सारा मलबा सेठी साहब पे डाला जा रहा है। भाई वो तो चले गए, वो आपने जी फ्रेंचाइज क्रिकेट में उन्होंने इजाजत दे दी। ये कुछ नहीं बातें, अगर जीत जाते तो ना ये सारे पेंडोरा बॉक्स खुलते, ना ये बातें होती कि जनाब वो फ्रेंचाइज क्रिकेट की इजाजत दे दी थी नजम सेठी ने, तो सब लोग भूल जाते। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा हुआ। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग क्रिकेट में आए, ऐसे लोग चेयरमैन बने जिनको क्रिकेट की नेशनल इंटरनेशनल समझ हो। चेयरमैन की आपने बात की तो बाज़गश्त है नामों की भी। हम ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं तो इस डिस्कशन को यहीं से जोड़ते हैं, मजीद गुफ्तगू भी करते हैं। और फिर साथ साथ आज जैसा मैंने कहा कि हम जो आगे पाकिस्तान रुपी पैरिटी है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि डॉलर दोबारा से बेलगाम हो चुका है, क्यों हो चुका है, ये सारे अहम सवाल भी उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज अहम तरीन सवाल जो तनाज़ात क्रिकेट के हवाले से रिसेंटली अभी हमने सुने, इनका कोई प्रेसिडेंट शायद नहीं मिलता, क्योंकि अब जो मामला खुलकर सामने आ चुके हैं। याजू इंटरनेशनल के नाम से एक कंपनी सामने आई, इस पर मुख्तलिफ कमेंटेटर्स या जो बात करते हैं उन्होंने क्या कहा ये भी आपको बता देते हैं। जिस तरह मैंने नुमान न्याज साहब के ट्वीट की बात की तो उन्होंने कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स का हवाला दिया, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह ग्लोबली सरीना विलियम्स जैसे प्लेयर्स या डेविड बैकहम जैसे प्लेयर्स अपने मैनेजर्स या मैनेजमेंट के लोगों के साथ पार्टनरशिप में मुख्तलिफ ब्रांड्स या बिजनेस डेवलपमेंट के काम में रहे हैं। उन्होंने मजीद ये लिखा था कि वॉट एवर इज ट्रांसपायर्ड ऑन द फील्ड during the ICC World Cup will surely require attention to identify the ills and rectify them. Nonetheless, whatever is happening behind closed doors also needs introspection. We don't expect PCB counter-reacting. We expect them to resolve matters competently and unbiasedly. और उन्होंने मजीद लिखा था कि जो तकरीबन वही बातें जो खत्म उसमें सामने आई हैं कि holding elections, pick a constitutionally elected chairman, whosoever he may well be, legalize all hirings, form a competent cut for role management team, strengthen domestic cricket, consolidating the player pathways, rebuilding a state-of-the-art infrastructure, and more importantly to revamp the medical panel. फिर high time Pakistan cricket is saved from complete destruction and to invest in infrastructure coaching. तो ये तकरीबन ये बातें इन्हीं अल्फाज को आगे पीछे हम देखें तो चारों तरफ से हो रही हैं कि हमें कंप्लीट ओवरहॉल करना है इसको, और ये शायद हर वर्ल्ड कप के बाद होती है, लेकिन इस दफ़ा तो करप्शन स्कैंडल भी सामने आ रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में अनवारुल्लाह काकड़ साहब की एक मुलाकात शाहिद आफरीदी साहब से हुई, साबिक कप्तान, और शाहिद आफरीदी साहब की मुलाकात के बाद ये चेमो गोइयाँ और ये बातें बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश हैं कि ही विल बी द नेक्स्ट चेयरमैन या इनको कोई अहम ओहदा मिलेगा। लेकिन साथ साथ एक रीसेंट इंटरव्यू में अभी भी ये कोट किया जा रहा है कि काकड़ साहब ने कहा है कि शायद इलेक्शंस तक ज़का अशरफ साहब कंटिन्यू करें, जिनका ओहदा 4 तारीख को ख़त्म हो रहा है। तो ये बताएं एहसान साहब कि आपको लगता है कि विल ही बी गेट एन एक्सटेंशन अशरफ साहब, या फिर ये हट जाएंगे, क्या होगा? देखिए, अंदरूनी खाना बड़ी साजिशें तो चल रही है इनको हटाने के लिए, लेकिन बात वो ये कि एक जो लीगल पोजीशन है, जैसे आपने देखा सेठी साहब को क्यों जाना पड़ा, इसलिए जाना पड़ा कि वो भी प्रिस्क्राइब टाइम में इलेक्शन नहीं करा सके, इसी वजह से। अब इसकी मुझे डिटेल पता नहीं है, लेकिन इलेक्शन होने हैं और बहुत ज़्यादा इम्कान है। अगर जहरी बात है, अगर जो हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ निकाल दिया लेटर तो वो फेवर में जा सकता है, लेकिन टेक्निकली वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये इतना लंबा इलेक्शन तो कराने हैं ना। अगर इलेक्शन नहीं कराते तो एक टाइम नहीं गुजार सकते। एक्सटेंशन दी थी सिटी साहब को भी, शहबाज शरीफ नाम ने, इनको अगर एक्सटेंशन दे देते हैं एक अलग बात है। लेकिन आपको मैं शाहिद आफरीदी के बारे में बताऊं, शाहिद आफरीदी सिवाय चेयरमैन के किसी ओहदे पे नहीं आएंगे, ये आपको मैं बड़ा कैटेगोरिकली बता दूंगा। और ये जो कल एकदम से एक सैलाब आया था ट्विटर का, उसमें ये इंप्रेशन आ रहा था, और मुझे भी इंप्रेशन लगता है कि वो चेयरमैन से कम किसी ओहदे पे नहीं आएंगे। लेकिन वही मसला है कि ग्रेजुएशन की डिग्री और वो मसाइल आ सकते हैं सामने, लेकिन अगर वो 4 महीने के लिए आए तो ये मसले मेरा ख्याल है नहीं होंगे अगर वो इंटरिम, क्योंकि जब हुकूमत चेंज होगी, जैसा कि आपको पता है 8 फरवरी के इम्तिहान इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो उसके बाद तो नया वजीर आजम जो भी आएगा तो वो जब अनाउंस करेगा तो वही लाएगा ना अपना बंदा। अब उस वक्त तक क्या सूरत हाल रहती है, उस वक्त कितना बैठ जाता है, डस्ट जो है, वर्ल्ड कप गुजर चुका होगा, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के टूर से भी हम आ चुके होंगे, वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इलेक्शन से लिंक है, कैसे ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसके बारे में सवालात तो बहुत हैं। 5 फरवरी के बाद लोगों को जनरली इंप्रेशन है कि इनका नहीं रुकना चाहिए, लेकिन अगर चेयरमैन 5 नवंबर के बाद, जी हाँ 5 नवंबर के बाद, लेकिन उसके बाद वही बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर लेटर निकाल देते हैं, एक्सटेंशन दे देते हैं, तो उसकी क्या हैसियत होगी कानूनी, वो उसके बारे में मुझे कंप्रिहेंसिव डिटेल नहीं पता। तो लेकिन सर ये बताएं, क्योंकि अब ये जो अभी जो सिचुएशन बन रही है, इसमें जो करप्शन स्कैंडल सामने आ गया है, फिर इसकी तहकीकात भी समझ लें हम भूल जाएं, क्योंकि ये जो तहकीकात है ये करेगा कौन? ये नए जो आएंगे इंटरिम सेटअप में वो करेंगे, या विल द इलेक्टेड जो भी बोर्ड आएगा नया वो करेगा? कौन करेगा? या होगी नहीं है यार, उन्होंने तो कमेटी अनाउंस कर दिया बकायदा। सर ये तो लेकिन मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि ये न्यूट्रल कमेटी नहीं है। ये न्यूट्रल नहीं है तो खुद अनाउंस कर दिया ना उन्होंने। यही है ना कि आउटसाइड लोग आने चाहिए, और ऐसे लोग आने चाहिए। देखें, ISI के लोग या IB के लोग भी, उसमें 1-2 बंदे होने चाहिए, लेकिन ऐसे लोग जो बहुत ही जहांदीदा हों, जो वतन परस्त हों, जो सच्चाई पे काम करते हों, उनको बनाना चाहिए। और ऐसे लोगों जो क्रिकेट में भी रहे हों तो उनको रखना चाहिए। लेकिन ये जाहिर बात है कि ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्या हो रहा है, ये भी क्रिकेट बोर्ड भी एक बहुत बड़ा माफिया है। वहाँ जैसा उनको गाइडेंस दिया जा रहा है, इसलिए वो कमेटी बन गई अंदरूनी खाना। लेकिन ऐसे लोगों को आना चाहिए जो न्यूट्रल हों। लेकिन मुझे मतलब ये कि
सफान इससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। से मैं तो वही था कि हम एक जैसे खोदा पहाड़ निकला चुहा ऐसे माजी में हो चुका है। 99 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हार गया था, कितना बड़ा पाकिस्तान पे वबाल आया था, हम तो वहां ग्राउंड में मौजूद थे। और उसके बाद जनाब हमें भी कोर्ट ने कई मरतबा बुलाया था कि आप क्योंकि वर्ल्ड कप कवर करने आए तो आप लाहौर आए, अपना बयान दे रहे हैं जस्टिस के हमने। तो हमने कहा जी ना, हमें 3-4 लेटर आए थे। फिर उसके बाद कहा कि मेरा खर्चा कौन देगा आने जाने का। जब मैंने खर्चे का पूछा तो फिर उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था। मैंने कहा मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। अच्छा, आप 99 का जिक्र ही कर रहे हैं तो खालिद महमूद साहब साथ हैं हमारे। तो बिल्कुल खालिद महमूद साहब से लेंगे। खालिद महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये फरमाएं कि जो ये सब कुछ हो रहा है, बीइंग द एक्स चेयरमैन पीसीबी, आप समझते हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है? इज इट समथिंग न्यू? जी खालिद साहब। अच्छा जी, खालिद महमूद साहब की लाइन हम तक अभी ट्रांसफर नहीं हुई है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको ट्रांसफर करें। 99 के वर्ल्ड कप की आप बता रहे हैं, तो खालिद महमूद साहब चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। इनके पास बड़े राज हैं, इनसे आप पूछें, ये बताएंगे सब। क्यों आया था पाकिस्तान, क्यों हारा था, उसके बाद जस्टिस क्यों बनी थी, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, क्या था, ये सारा इनको पता है। और पाकिस्तान क्रिकेट में जो आप कह रहे हैं ना, ये तो छोटा है, वो तो इतना बड़ा भयानक था, वो कई साल तक चलता रहा था। लेकिन वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने उसको, उन्होंने कहा था कि भाई इसको ऐसे होश पोश करके इसको किसी तरीके से ख़त्म कर दो। लेकिन वो बहुत बड़ा पाकिस्तान का स्कैंडल था, उससे बड़ा तो स्कैंडल उसके बाद फिर 2010 में हमारा स्कैंडल जो आया था, वो पूरी दुनिया को पता है। अच्छा, इससे पहले वो आए 99 में बात करें, क्योंकि शायद आफरीदी की बात हुई है, तो दूसरा अहम नाम जिसके बारे में बहुत सोशल मीडिया इस वक्त सरगर्म है, वो सरफराज अहमद है कि उनको कोई कप्तानी मिल जाएगी, टेस्ट की कैप्टनशिप मिल जाएगी, या कुछ उनको कैप्टनसी मिल सकती है। मुलाकात भी हुई ज़का अशरफ साहब से रिसेंटली एक डोमेस्टिक चैंपियनशिप में। ये सफान हमें भी लगा था। हाँ, तो क्या वो क्या चीज़? देखें, होता ये है कि अब इसमें जब ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट में जब ये अजाब आते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि कप्तान को तब्दील कर दो। जाहिर बात है, मैं समझता हूं कि सरफराज में अभी भी इतना दम है जो उसने कायदान ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दी। लेकिन होता यह कि उसको जिस तरह निकाला गया था वो बहुत गलत था। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस 2-3 मैचों में ख़राब गई थी, हसरंगा ने गुगलियों को वो समझ नहीं सका था, लेकिन वो इतना गया गुजरा क्रिकेटर नहीं है। उसका तो उन्होंने कैरियर को कट शॉर्ट किया है। मेरा ख्याल है कि अब तक वो कप्तान होता पाकिस्तान का। लेकिन हमारे यहाँ तो होता है ना, लॉबियाँ होती हैं। वो एक लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, ऊपर अल्लाह ताला ने उसको दी कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी उसने जितवाई। लेकिन क्योंकि वो एक बड़े वेल टू डू फैमिली से नहीं था तो दबाते गए, इंजमाम ने भी उसको दबाया, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सका। हालांकि उसको मेरा ख्याल है कि जब बीच में जो गैप दिया, ठीक है, आप उसको कुछ अरसे अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी बाहर करते, लेकिन वो वाइट बॉल क्रिकेट में बुरा नहीं था। फिर उसने बाद एक जो कम बैक किया उसने, जिस तरह वो आया, जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दी इंग्लैंड की टीम के खिलाफ, जिस तरह टेस्ट मैचों में ऐसी परफॉर्मेंस दी उस वक्त रिजवान को बाहर। लेकिन क्योंकि रिजवान भी बड़े पावरफुल प्लेयर हैं इस टीम में, बड़ी मुश्किल से तो वो अंदर आया था सरफराज। अब वो टेस्ट टीम का तो जाहिर बात है, टेस्ट में जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो बाहर नहीं जाता। सही है, तो ये बड़े अहम मामला है। अच्छा, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ एहसान साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपने अहम तरीन मालूमात हमारे साथ सामने रखी। खालिद महमूद साहब के लिए कोई रीज़न है जिसकी वजह से हम शायद उनकी आवाज़ तब तक नहीं पहुंची, लेकिन आप कहते हैं क्रिकेट पे हमने बात करी नाज़रीन कि ये कितना बड़ा स्कैंडल है, क्या क्या हुआ, किस तरह हुआ, और साथ में अहम तरीन बात कि क्या कोई नतीजा या अकाउंटेबिलिटी हो सकेगी या नहीं सकेगी। बड़ा अहम सवाल है। आफ्टर दिस ब्रेक आएंगे तो पाकिस्तानी रुपये को फिर से क्या हुआ है, डॉलर को फिर बेलगाम हो गया है, वजह आखिरकार क्या है, क्या फिर से सट्टाबाज सरगर्म हो गए, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बात हो रही थी क्रिकेट की, और क्रिकेट के मैदान में जो मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सामने आ रहे हैं, साथ साथ कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियों के मामला सामने आए हैं, उससे बात आगे लेकर चलते हैं पाकिस्तान की मईशत की तरफ। रुपये जो डॉलर की पैरिटी है, एक बार फिर अंडर प्रेशर है रुपया, और हमने देखा है मुसलसल कुछ दिनों से ही अंडर प्रेशर है। ये मामला कब तक जारी रहेगा, वजूहात इसकी क्या है, और क्या इसके पीछे दोबारा वही कुव्वतें एक्टिव हैं जो इनसे पहले, इस क्रैकडाउन से पहले एक्टिव थी, और वो क्यों एक्टिव हैं? ये बहुत से अहम सवालात हैं। इज इट रियली अ फंडामेंटल रीजंस या कुछ और रीजंस हैं? मलिक बोस्तान साहब साथ मौजूद हैं, एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के चेयरमैन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताएं कि 284 अब आगे क्या मुस्तकबिल लगता है आपको? ये प्रेशर आ कहां से रहे हैं, आप कैसा देख रहे हैं इस मूवमेंट को डॉलर रुपये की? 330 से कम होके 275 तक है, लेकिन 55 पे गिरा है, ये बहुत बड़ी बात है जी। और अब बढ़ेगा भी ज़ाहिर है। आपने डिमांड और सप्लाई के साथ जो इसको जोड़ा हुआ है, फिक्स तो किया हुआ नहीं है,
अब IMF का वक्त भी आ गया, उनकी भी यही डिमांड है कि आप डिमांड और सप्लाई पे आर्टिफिशियली कैप ना लगाएं और इनको रोके नहीं, जो डॉलर की डिमांड है उसको मुताबिक मार्केट को फ्री हैंड दें। तो हुकूमत ने यही किया हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों क्रैक डाउन हुआ और जो पैसा ब्लैक मार्केट में जा रहा था, स्मगलिंग में जा रहा था, हुंडी हवाले में, उसका तो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गया। आर्मी ने और FIA ने, तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने बड़ी सख्त ऑपरेशन की है, और जिसकी वजह से फ्री मार्केट का जो गैप है वो खत्म हो गया, जो कि एक वक्त में 30 रुपए का था। जी। अब आज अल्लाह का शुक्र है, इंटर बैंक और फ्री मार्केट बराबर है, बल्कि मार्केट का रेट कम है। रोजाना हम 10 से 12 मिलियन डॉलर इंटर बैंक में सरेंडर कर रहे हैं, और ये बड़ी मैं कौम को खुशखबरी दे रहा हूँ कि पिछले महीने अक्टूबर में हमने 30 लाख डॉलर इंटर बैंक में फराम किए हैं, एक्सचेंज कंपनियों ने पब्लिक से खरीद के, और वो चीज पाकिस्तान से। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, जो कि अगर सितंबर में देखें तो ये 2.25 यानी कोई 1 करोड़ 17 करोड़ था, जो कि डबल फिगर में चला गया तकरीबन। तो ये बड़ा अच्छा बोसा साहब, क्योंकि ये बातें हो रही थी और एंटिसिपेशन बन चुकी थी, माहौल बन चुका था कि ये शायद 250 पे चला जाएगा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मार्केट मूव है, आई एग्री विद दिस, लेकिन फिर ये मार्केट में एकदम डिमांड या फिर कैसे हुआ कि प्रेशर्स आ गए? क्या ये IMF के कहने पर आप कह रहे हैं IMF का भी मुतालबा, क्यों हुआ, ये क्या वजह रही? क्योंकि हम तो 250 और 240 की उम्मीदें लगा रहे थे बोसा साहब। तो ये नेचुरल एक होता है कि मार्केट में चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे पब्लिक हो, जब डॉलर का रेट बढ़ना शुरू होता है तो हर कोई होल्ड करके बैठ जाता है। वो कहते हैं मैं हाई रेट पे जाके बेचूंगा, और जब गिरना शुरू होता है तो हर आदमी चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द बेचूं, इससे पहले कि मार्केट 250 तक चली जाए। तो लोगों ने बेचा, बड़े एक दिन में 30 मिलियन डॉलर में लोग बेचने आ रहे थे। अब जब से दोबारा इंटर बैंक में डिमांड आई, और इंटर बैंक में डिमांड की बड़ी वजह यह है कि हुकूमत का ये फैसला है कि जितने भी बाहर के फंड है, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के मुनाफा जाना था, वो पिछले 1 साल से रुका हुआ था। आपने देखा पिछले 3 महीने में 16 करोड़ डॉलर गया है। तो जितने भी इस वक्त आ रहे थे पाकिस्तान में FDI के लिए इन्वेस्टमेंट के वाले, उनके ही पहला मुतालबा था कि फॉरेन एक्सचेंज पहले तो देते नहीं था, हम आप क्यों इन्वेस्टमेंट करें। तो हुकूमत ने यही फैसले किए, जितने भी ये था कि ये हमारी रेपुटेशन अच्छी हो, तो जितने भी पैसा लोगों इन्वेस्टर का फॉरेन का पड़ा था वो उन्होंने पे कर दिया है। इस तरह एयरलाइन का पैसा था, शिपिंग का पैसा था, वो सारे का सारा पे किए जा रहे हैं। 4,500 कंटेनर खड़े थे, तो जिनका पेमेंटिंग हुई थी वो भी पहले हुकूमत ने फैसला किया था कि आप ऑन अरेंजमेंट के तहत करें, तो लोगों ने उसकी बजाय ऑन अरेंजमेंट के हवाले और हुंडी से खरीदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वर्कर रेमिटेंस जो है वो हमारी कम हो गई, और वहां से उन्होंने हवाले से रेट बढ़ गया, डिफरेंस बढ़ के 30 रुपए हो गया। उनको भी कहा कि आप इंटर बैंक से खरीदे। तो सारी डिमांड है वक्ती तौर पर, जो ये डिमांड खत्म होगी अल्लाह करेगा ये माह भी बाय तकमील को पहुंचेगा। IMF को आपको पता है इस वक्त 710 मिलियन मिलने हैं, ये भी अल्लाह करेगा। उन्होंने तो सारी नजरें अब IMF की तरफ भी हैं बोसा साहब। इसका मतलब ये है कि फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर IMF प्रोग्राम स्मूथली हो जाता है और ये डिमांड जो आप कह रहे हैं कि एकदम सर्ज आए, ये सही होती है, तो फिर आप कायम है उस पर 250 वाली बात पे के प्रेडिक्शन यही है कि 250 पे आ सकता है ये चीज गिरती है। जो इम्पोर्टर ने एक्सियां रोकी हुई थी इस उम्मीद पे कि हम 250 पे जाके खोलेंगे, तो अब जो ये रेट बढ़ना हुआ तो उन्होंने दोबारा खोलना शुरू कर, पहले बैठे हुए थे इस तरह एक्सपोर्टर जो धड़ा एडवांस अपने एक्सपोर्ट प्रोसीड लेके आ रहे थे, वो भी रुक गए कि चलो हाई रेट पे जाके हम दोबारा सेलिंग अपनी शुरू करेंगे। तो ये वक्ती तौर पे डिमांड और सप्लाई में जो फर्क आया, लेकिन डिमांड क्योंकि ज्यादा है इस वक्त, रेट भी फिर ज्यादा ही है। जो ये डिमांड खत्म होगी और 710 मिलियन IMF से मिल रहे, इस तरह वर्ल्ड बैंक, एशिया बैंक से 5 अरब डॉलर मिले, इस तरह स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल है उसके 5 अरब डॉलर आने हैं, CPEC के 8 अरब डॉलर मनसूबे के लिए आने, बड़े 15-20 अरब डॉलर आने हैं पाकिस्तान में अगले 2-3 महीनों में। तो ये आना शुरू हो गए थे। देखो डॉलर अभी तो आया ही कुछ नहीं, उसके बावजूद पाकिस्तानी रुपया एशिया की बेहतरीन करेंसी में शुमार हुआ उसका। तो अभी वक्ती तौर पर स्टॉक देख लो नए हाई बना रहा है। जो IMF का मुतालबा था कि इलेक्शन का अपडेट दें, तो हुकूमत ने डेट दी है, तो उसका बड़ा मस्बत आया लाइफ टाइम हाई स्टॉक ने बनाया। तो इस पे इलेक्शन पे आएंगे, लेकिन इससे पहले खुर्रम शहजाद साहब भी साथ हैं, तो उनसे पूछते हैं खुर्रम शहजाद साहब, IMF की टॉक्स स्मूथली निकल रही हैं, कोई हर्डल तो नहीं आ रहा फिस्कल साइड, एक्सटर्नल साइड, मॉनेटरी साइड से कहीं कोई रुकावट, या आपको लगता है कि वील गो थ्रू स्मूथली? खुर्रम शहजाद साहब जी, मुझे लगता है बेसिस पे छोड़ा गया है, और जो आपकी मार्केट इंटरबैंक मार्केट है उसे भी आप देख लें और ओपन मार्केट भी देख लें। और उसके साथ साथ एक बड़ा मसला ये है कि जो फॉरेन फाइनेंसिंग है, हमारी फाइनेंसिंग गैप जो है वो हमारा शायद पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है IMF शायद इस पर थोड़ा रिलैक्सेशन दे देगा, क्योंकि हमने पेट्रोलियम लेवी के टारगेट्स भी पूरे किए हैं, पेट्रोलियम दरमियान में कुछ बड़ी पेमेंट्स भी हैं, कर्जों की अदायगियां भी वो भी करनी है।
और उस वक्त तक हमने डॉलर के इनफ्लोस कितने जनरेट कर चुके होंगे हम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और कितना रुपया लेकिन खोलसा साहब ये बताएं कि ये तो ये ठीक है, लेकिन जो रिसेंटली प्रेशर आया करेंसी के ऊपर ये क्यों आया? ये IMF की टॉक से मुंसलिक है या ये जो जिस तरह मलिक बोसान साहब ने बड़ी चीजें बयान की हैं कि ये सारे फैक्टर्स हैं, आपके नजदीक और भी कुछ है या फिर यही रीजंस हैं जिसकी वजह से करेंसी में एकदम सर्ज आया, दोबारा से डॉलर में सर्ज आया? शहजाद साहब मेरे ख्याल में ये एक सवाल में एक चीज बस कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हमें ये 1-2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, ये यूजुअल जो है अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ये यूजुअल जो है ना वोलेटिलिटी होती है, ये बिल्कुल नॉर्मल है पूरी दुनिया में। करेंसी में आप ये ना समझें कि करेंसी एक ही तरफ हो जाएगी या एक ही जगह रुक जाएगी। आप तो स्टॉक्स को भी समझते हैं, आप कमोडिटीज को भी समझते हैं, आपको पता है जैसे स्टॉक्स रोज ऊपर नीचे होते हैं। हाँ, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए, एक सर्टेन लेवल की डिमांड सप्लाई होती है, एक जगह कोई रेट नहीं रुकता, ना गोल्ड का, ना करेंसीज का, ना स्टॉक्स का, ना बॉन्ड्स का, रोज कोई ना कोई। ये एक्चुअली शो करता है कि मार्केट में वाइब्रेंसी है, एक्चुअली मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, लोगों के दो तरफा व्यूज हैं। तो मेरे ख्याल में इसको हमें ये नहीं बनाना चाहिए कि जी एकदम से दोबारा से रुपया नीचे जाने लग गया, ऐसा नहीं है। अगर आपके यहाँ 35 से 40 रुपए डॉलर जो है वो नीचे आया है और 2-4 रुपए ऊपर नीचे हो रहा है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। मैं इसको कहता ही नहीं हूँ कि ये रुपया दोबारा वीक हुआ है, मैं ये कहता हूँ ये नॉर्मल है। ना खरोश साहब कि कहीं ये दोबारा 300 पे ना चला जाए और दोबारा से पेट्रोल की कीमतें, क्योंकि हमने देखा कुछ इसका इम्पैक्ट आया सम्राट लोगों को, लेकिन आप ये इसी बैंड में रहेगा, ये आपको लगता है? ये नहीं, बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ये आप हम कह ही नहीं सकते कि नहीं जा सकता, क्योंकि प्योरली डिमांड सप्लाई ड्रिवन है। स्पेकुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, अनड्यू जो आपकी बाइंग है या सेलिंग है, इनफैक्ट बाइंग है, उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कौन ले रहा है, क्या हो रहा है। ये क्या है ना, स्टेट बैंक ने, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने भी किया है कि बॉर्डर्स को कंट्रोल किया, या अफगान ट्रेड पे जो बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन थी, बहुत ज्यादा वहां डॉलर की जरूरत था, हवाला हुंडी बहुत ज्यादा हो रही थी, उसको कंट्रोल किया समाओ। तो आपका डॉलर इस वक्त इंटर बैंक में, ओपन मार्केट में आप जाएं, आपको इस तरह से मिलता ही नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। एक कानूनी तौर पर उसकी एक रोकथाम होनी चाहिए। हाँ, इंटर बैंक में आपके यहाँ पेमेंट्स बड़ी हैं, आगे कोई कर्जों की अदायगियां हैं, पोर्ट्स खोलनी है, डिविडेंड वापस जाने हैं, इन सब की वजह से बिल्कुल प्रेशर आएगा रुपए पे। बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए हमें कि रुपया यहाँ की रुक गया है और बस यहाँ से हिलना नहीं चाहिए या दोबारा ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। बात ये है। अच्छा, इसमें साथ साथ मैं आप दोनों की राय इलेक्शन से भी जानना चाहूंगा मलिक बोसान साहब, क्योंकि अब इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो चुकी है 8 फरवरी। ये मार्केट कैसे देखेगी आपके नजदीक, और खासतौर पे स्पेकुलेटर्स कैसा देखेंगे? कहीं दोबारा सियासी हैजान जो पैदा होता है, फिर थोड़ा गर्मी, सियासत गर्मा गर्मी होती है, कुछ अनसर्टेनिटी होती है, गैर यकीनी होती है, फिर तो नहीं कहीं सट्टेबाज एक्टिव हो जाने? क्या आप इसको पॉजिटिव देखते हैं, नेगेटिव देखते हैं? क्या आपको लगता है मलिक बोसान साहब इलेक्शंस को? पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है। इलेक्शन पूरी कौम की, पूरी बल्कि दुनिया की दोस्तों की भी डिमांड थी कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम आएगा, और उसका नजर पहले दिन ही कल अनाउंसमेंट ही, आज देख लो स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई बना दिए थे। इसके खबर, इस खबर के पीछे कितनी बड़ी ताकत थी और कितनी बड़ी मुस्तहकम हो गया पाकिस्तानी इकानमी। तो ये जब हो जाएंगे तो इससे ज्यादा मुस्तहकम हो जाए। और अमूमन ये रूटीन रही है, रवायत रही है, जब भी इलेक्शन का दौरा होता है तो पाकिस्तान में बाहर से फंडिंग बहुत ज्यादा आती है, और जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने अपने सोर्स से बाहर से पैसा मंगवाते हैं। कुछ उनके अपने फंड मैनेजर भी होते हैं, वो भी उनको भेजते हैं, तो कुछ उनके अपने अजीज दोस्त रिश्तेदार होते हैं, वो भी उनको भेजते हैं। तो सारा फॉरेन एक्सचेंज आता है और डॉलर का रेट गिरता है और रुपया मजबूत होता है इन दिनों में। तो इस दफे भी आप यही होगा वक्ती तौर पे, जैसे फरम साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, वक्ती तौर पे जो है डिविडेंड की फंड की है वो भी पेमेंटें हैं। उसके बाद जो जैसे मैंने बताया, सारी पेमेंट जब अदा हो जाएंगी तो उसके बाद रुपया गिरेगा भी, लेकिन एक बार बढ़ेगा फिर गिरेगा, ये होता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो होती है, जिसको इंडिकेटर आप देख सकते हैं, मार्केट का और इंटरबैंक का फर्क क्या है जी। जब फर्क ज्यादा बढ़ जाता है तो वो आप कह सकते हैं हाँ जी आप कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जैसे पहले 30 रुपए का फर्क था, अब फर्क है ही नहीं, अब बल्कि हमारे पास सरप्लस है, डेली हम 10-12 मिलियन डॉलर इंटरबैंक में सेल कर रहे हैं, पब्लिक खरीदने नहीं आ रही। तो इसका मतलब पब्लिक अब डॉलर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, अब सेल भी करेंगे। आप बार-बार कहते थे अफगानिस्तान के हवाले से भी पॉलिसी को रद्द-बदल होना चाहिए, अफगानियों का इनखला हो रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? और क्या इसका कोई मुस्बत या मनफी असर है डॉलर रुपये पे? कुछ फर्क पड़ा है इस पे, इनके जाने से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा इस वक्त जो है, क्योंकि वहाँ की हुकूमत ने भी जो है वो ये पाबंदी लगा दी है, जितनी भी गैर मुल्की करेंसी होगी हम जब्त कर लेंगे। तो अब ये वक्ती तौर पे जो पिछले दिनों बाइंग आई थी वो खत्म हो गई। अब लोगों के पास अफगानी रुपये जो लोग पड़ा था पाकिस्तानी रुपये, उन्होंने जो भी कुछ करना था कर लिया। अब इसलिए देखो इतने लोग जा रहे हैं, उसके बावजूद मार्केट में डॉलर की डिमांड नहीं आई, इसका मतलब उन्हें अब
जरूरत नहीं है फॉरेन एक्सचेंज की। तो जो यहाँ तक बाहर लोग जा रहे हैं, इस वजह से अफगानी जो है पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। इस वक्त भी तकरीबन 12 लाख आदमी जो अभी आज मैं डेटा पढ़ा तभी भी जो गैर कानूनी वो मुकीम है उनको जो है जो होल्डिंग हाउस बनाए गए उन पर रखा जाएगा और उनको फिर भेजा जाएगा। तो इससे जो है पाकिस्तान के लिए वक्ती तौर पर प्रेशर तो आएगा हर जगह पे, लेकिन उसके बाद हमारी इकानमी संभल जाएगी और उसके बाद लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों के जो है मैशत में उसमें इजाफा भी होगा और पे में भी जो लोग डेली 15,000 लोग आते जाते थे और हमारा जो $1,000 अलाउ था उनको, तो $15 मिलियन हमारे पिछले इधर उधर हो जाते थे, तो वो उसकी डिमांड में कमी आएगी। तो यही जब डिमांड की कमी होगी तो रुपया जो है वही, जब मैं बार बार एक चीज को दोहरा रहा हूँ कि डॉलर का और फिर आप कहते हैं बेहतरी आ जाएगी। खुर्रम शाह साहब, आपके नजदीक इलेक्शंस को आप लोग किस तरह देख रहे हैं और मार्केट कितना पॉजिटिवली, आज जिस तरह अभी बोसान साहब कोट भी कर रहे थे मार्केट की परफॉर्मेंस को, आप लोग कैसा देख रहे हैं? क्या इज इट अ वेरी पॉजिटिव साइन? जयशर कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? या इससे जो पॉलिटिकल जो टेम्परेचर बढ़ने से कहीं ये तो नहीं कि माशी यकसुई जो थोड़ी बहुत आई थी वो फिर रियासत खो देगी और फिर हम सियासत की तरफ हमारी तवज्जो हो जाएगी? खुर्रम शाह साहब देखिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन की अनाउंसमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस रिस्टोरर है। इससे बहुत एतमाद आता है इन्वेस्टर को, एक क्लैरिटी मिलती है, एक नजर आती है आगे डायरेक्शन क्या होगी। तो होपफुली, और देखिए सबसे बड़ी बात ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर स्टांस है कि एक दिन भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेट तो पास कर चुके हैं, बट ये अब रिवाइज डेट अगर है और सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए हैं जिसके से रिवाइज डेट आई है, लेकिन यहाँ से हम आगे इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ बढ़ें ताकि जो केयरटेकर गवर्नमेंट है इसके ऊपर से भी जो बहुत ज्यादा अननेसेसरी, बहुत ज्यादा बर्डनिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी खत्म हो और एक्चुअली इलेक्टेड गवर्नमेंट आके इसको जो है ना वो टेकअप करे। मेरा देखें यहाँ पे जो मेरा वो है कंसर्न है वो ये है कि इस वक्त जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये नजर नहीं आ रही प्लान करते हुए कि आगे कितना बड़ा चैलेंज है। मुल्क की इकोनॉमी, ये हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है, IMF ने दी है और हम जो है इस वक्त रिव्यूज पे चल रहे हैं और हम जो है ना प्लानिंग नजर आ रही है ना कोई टीम नजर आ रही है। खुर्रम शाह साहब, अनफॉर्चुनेटली वही चेहरे 3-4 जो पहले रह चुके हैं वही नजर आ रहे हैं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नहीं, देखें इशू ये नहीं है 3-4 चेहरों का, नए चेहरे की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ जो एग्जिस्टिंग चेहरे भी हैं जिनको एक्सपीरियंस है बार बार गवर्नमेंट में आने का, वो भी ये प्लान नहीं कर रहे, नजर नहीं आ रहा कि वो डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम समझ रहे हैं या प्लान कर रहे हैं कि इस मर्तबा चैलेंज बहुत बड़ा है, ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा, जो भी गवर्नमेंट में आएगा उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, कोई केक वॉक नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब ये, तो कोई प्लान नहीं नजर आ रहा, कोई बात नहीं कर रहा उस पर कि जो भी गवर्नमेंट में आएगा उसका प्लान क्या होगा, पहले 2 साल क्या करेगा, पहले 1 साल क्या करेगा, पहले 6 महीने क्या करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी एक डायरेक्शन सेट करने के लिए अगले 5 साल 10 साल। ये मेरा कहने का मतलब है। जी उमर बोसान साहब, आपको नजर आ रहा है कि सियासी जमातों में कोई आपको प्लान है, कोई उनको अंदाजा है कि कितने हसास माशी हालात हैं जिनसे हम गुजर रहे हैं? कहीं संजीदगी नजर आ रही है आपको इलेक्शंस के हवाले से, अगर तकारीर में कहीं पे भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन ये जब ऐलान होगा तो जाहिर है उनके लिए भी खिलाफ तो ही था मेरा ख्याल है ये इतना जल्दी क्योंकि मिलेगा, लोगों को पता नहीं। IMF को मुतालबा भी यही था कि इलेक्शन का आप अनाउंसमेंट करें और बाकी सारी चीजें, 2 चीजें यही थी आप जो रह गई थी, एक इलेक्शन का अनाउंसमेंट वो भी हो गई, आप जैसे खुर्रम साहब ने बताया जो फाइनेंसिंग का गैप है वो कवर करना, बाकी तो सारी चीजें पाकिस्तान ने पूरी कर दी है। तो जाहिर है सियासी जमातें भी आप जो इसमें लेंगी, जो हिस्सा नहीं लेगा वो बाहर रह जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा इनका टेम्पो बनेगा और फिर आस्ते आस्ते जो आपकी कंपेन शुरू हो जाएगी। अभी क्योंकि अफगान का इस वक्त मसला चल रहा है, ये बड़ा हाईलाइट हो रहा है, फलस्तीन का मसला है वो बड़ा हाईलाइट हो रहा है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं, पिछली जो BRI कॉन्फ्रेंस हुई है, सरबराही कॉन्फ्रेंस, उसमें बड़े अच्छे फैसले किए गए पाकिस्तान के हवाले से और BRI के और CPEC के हवाले से। चाइना ने पहली दफा ये, चाइना के राज्य में इकोनॉमिक पावर है इस वक्त जो है, किंग मेकर होते थे आप माशी मेकर बन गए चाइना जो है, तो उसने ये भी ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान में जितने भी इकोनॉमिक जोन है या BRI में जितने भी गरीब कंट्री के इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, हमको इंडस्ट्री फाइनेंसिंग भी करेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है। वो कहते हैं हम उन्हीं जगहों पे अपने प्लांट लगाएंगे जहां से वो अपने जो है वो एक्सपोर्ट करें ताकि फॉरेन एक्सचेंज उन कंट्री में वैल्यू एडेड करेंगे, प्रोडक्शन लेके जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी। तो चाइना कितना मुखलिस है इसको कामयाब बनाने के लिए, इसको 50 कंट्री इसमें शामिल हो चुके हैं और इसके जो कामयाबी समझे पूरी दुनिया की कामयाबी है। इसका पाकिस्तान क्योंकि इब्तदाई पाकिस्तान से है, इसका पाकिस्तान को बेनिफिट लास्ट ही बताते क्योंकि आपने ये कहा जिस तरह के डॉलर की मार्केट मूवमेंट्स हैं, ये दोबारा से कहीं खुदा ना खासा 330 वाला मामला तो नहीं हो सकता? इतने खदशात तो नहीं है या है?
बड़ा सख्त कंट्रोल है। आपने देखा जितनी स्मगलिंग का जो आंखें बंद थी वो आंखें खुल चुकी हैं इस वक्त। सही। पहले क्योंकि अदारे हमारे खुद आंखें बंद की हुई थी और स्मगलिंग धड़ाधड़ हो रही थी, हर चीजें आ रही थी, कोई उसको जो है पूछने वाला नहीं था। अब हर चीज पे नजर रखी जा रही है, जब नजर रखेंगे तो जाहिर है यही हाल होगा। फ्री मार्केट में तो डिमांड तो ही अब नहीं है आपको ना। नहीं लगता मसला कि देखें ये इतना जाएगा आगे? मैं आगे इससे भी सख्त है। अगले दिन मीटिंग हुई है पिछले हफ्ते हमारी लॉ एनफोर्स एजेंसी से, और उसमें स्टेट बैंक भी थे और मिनिस्टर साहब थी, और हमने उन्हें एक चीज पहली दफा रिक्वेस्ट की है मैंने कहा अगर आप इसको वाकई जड़ से खत्म करना चाहते हैं हुंडी वाला को और ब्लैक मार्केट को, तो आप मेहरबानी करके जब भी FIA पकड़ती है डॉलर माफिया को और हवाला ऑपरेटर को, लेकिन जो लोग इनके जरिए पैसा भिजवाते हैं उनके FIR में नाम आप डालें। जब तक उनको आप नहीं पकड़ेंगे उनका नाम नहीं ठीक है होगा। मेरे ये बोसा कभी साहब, मैं बात बहुत नहीं शुक्रिया अदा करूंगा वक्त साहब में पहुंच रहा है कि आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। खुरम शाह साहब का आज हमने नाज़रीन पाकिस्तानी रुपी पैरिटी डॉलर के साथ एक बार फिर खतरे में नजर आती है, वजह क्या है जानने की कोशिश करी, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात और संगीन नौयत के इल्जामात पर बात हुई। फीडबैक दीजिएगा, जरूर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।